ये चक्कर क्या है? चक्कर है बांग्लादेश में रिजर्वेशन का। बीच में बांग्लादेश, एक तरफ चीन, एक तरफ भारत। चीन बांग्लादेश के अंदर एक जानते हुए कि प्रॉब्लम है, क्या उसका चीन फायदा उठा रहा है? क्या वो ये चाहता है कि शेख हसीना की सरकार गिर जाए? ये आपको पता है कहानी कितनी पुरानी है? ये कहानी है बांग्लादेश बनने से पहले की। जमात इस्लामी के लोग बांग्लादेश में थे उस वक्त, आज भी हैं। उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी मुक्ति बाहिनी ने। तो ये रेडिकल इस्लामिस्ट विचारधारा आएगी अगर शेख हसीना जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, अभी अभी पता लगा है, यानी कि कुछ समय पहले की खबर है कि बांग्लादेश में जो स्टेट ओन्ड टेलीविजन स्टेशन था उसको लोगों ने फूंक दिया। कई लोग मर रहे हैं, पुलिस सड़कों पे है, टीयर गैस, लाठीचार्ज, जूतमलात चल रही है बांग्लादेश की सड़कों पर। यहां पे कई जगह, यानी कि बांग्लादेश के अंदर कई जगह सरकार ने इंटरनेट कर दिया बंद। सरकार ने बोला कि जब आपस में संपर्क ही नहीं होगा तो झगड़ेंगे भी नहीं लोग। ये चक्कर क्या है? चक्कर है बांग्लादेश में रिजर्वेशन का। लेकिन हम उस मुद्दे पे आज बात नहीं करेंगे दोस्तों। बांग्लादेश की मर्जी, उनको 100% रिजर्वेशन करना है, 500% करना है, इट इज देयर हेडेक। इसेंशियली इसका मूल ये है कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए, यानी कि बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था, जिन लोगों ने उस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें इंडियन आर्मी के साथ वो लोग लड़े जिनका नाम था मुक्ति बाहिनी, मुक्ति योद्धा भी कहते हैं। तो इनकी अलग अलग टीम्स थी। उन लोगों ने बहुत सहा। पाकिस्तानी आर्मी ने कितने बंगालियों को काट दिया दोस्तों। उस समय ईस्ट पाकिस्तान था दोस्तों। कहा जाता है कि करीब 30 लाख लोग इसमें मारे गए थे जो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई थी, और 10 लाख औरतों का रेप करा था पाकिस्तानी आर्मी ने दोस्तों। तो जो ये लड़े आजादी के लिए, मुक्ति बाहिनी, मुक्ति योद्धा, सरकार ने 1972 में, 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला करा कि उनके बच्चों को हम रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से दोस्तों ये था कि ठीक है आपने इतना बलिदान दिया है, हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें 10% वुमेन के लिए बढ़ के करीब 56% हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये बाकी वुमेन का तो इतना हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस चीज से आपको जो करना है करो। लेकिन वो जो क्रांतिकारी थे उनके बच्चों को क्यों दे रहे हैं 30%? ये लोगों के गले में अटक रहा है। ये काफी टाइम से चल रहा है मामला। जैसा मैंने बोला कि बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, तो फिर अगर इंटरनल मैटर है तो हम फिर बात क्यों कर रहे हैं आज दोस्तों? अब मैं चाहता हूं कि आप गेम समझें, थोड़ा सा गेम समझिए। शेख हसीना जाती है चाइना। शेख हसीना को कुछ दिन रहना होता है चीन। शी जिनपिंग से उनकी मीटिंग होती है। शी जिनपिंग को अनाउंस करना होता है, या चीन की सरकार को अनाउंस करना होता है, $5 अरब बांग्लादेश के लिए। और अनाउंस करते हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, स्लाइटली मोर देन $100 मिलियन, जो कि कुछ नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा। और जो शेख हसीना को मीडिया कवरेज मिलनी थी, जो शेख हसीना को प्रोटोकॉल मिलना था, वो भी चीन ने नहीं दिया। शेख हसीना ने बोला कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं वापस बांग्लादेश जा रही हूं। शेख हसीना वहां से आ जाती वापस। ऐसा शेख हसीना को क्या पता चल गया वहां पे, ये बेटी की तबीयत खराब है, आई डोंट बाय दिस, ये स्टोरी ही गड़बड़ है। शेख हसीना को ऐसा क्या पता लग गया बीजिंग में कि शेख हसीना ने यू टर्न कर और वापस आ गई, और फिर अचानक ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है $1 अरब का, उसमें चाइना भी फिट आता है, लेकिन वी वुड प्रेफर टू गिव इट टू इंडिया। ये डायलॉग कहां से आ गया भाई बीच में कि हां, हम मानते हैं कि चाइना इस प्रोजेक्ट के लिए फिट है, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट इंडिया को देना चाहते हैं। दोस्तों, क्या ये दो बड़ी शक्तियां, एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, बीच में बांग्लादेश, क्या ये खींचातानी हो रही है? अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। आपको पता है ट्रंप को गोली लगी, उसके कान से गुजर के गोली गई है। FBI जो यूएस की एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI एक्चुअली इन्वेस्टिगेट कर रहा है इरानियन हैंड। वो कहते हैं कि हमें प्रूफ मिला है कि कहीं ना कहीं ईरान से यह हुक्म आया था कि ट्रंप को ठोको। ये चल रही है बातें, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दोस्तों। ये क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर IRGC, जो ईरान की टॉप मिलिट्री हायरार्की का जो टॉप एक बड़ा एलीट यूनिट है वहां की, जो कहते हैं कि जो लीडरशिप है ईरान की उसके बड़ा क्लोज है, उसका बिल्कुल माना जाता है कि दिस इज द हैमर ऑफ द लीडरशिप ऑफ ईरान।
IRGC के दुनिया भर में ऑपरेशंस फैले हुए हैं। वही लोग ट्रेन करते हैं हमास को, वही लोग ट्रेन करते हैं हिजबुल्लाह को, वही लोग हूथी रेबल्स को पैसा देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हथियार देते हैं। यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट के एरिया में इन लोगों ने आतंक मचा रखा है। वो इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर, दिस इज एन एलीट रेजिमेंट ऑफ द इरानियन मिलिट्री। उसका लीडर था जनरल कासिम सुलेमानी। ट्रंप प्रेसिडेंट था, कासिम सुलेमानी ने ये करो वो करो, इसको मारो, ये करो, इसको हथियार दो। ट्रंप को पता लगा, ट्रंप ने बोला निपटाओ इसको। ट्रंप ने बोला इसको निपटाओ। दोस्तों, कासिम सुलेमानी किसी और देश, ईरान में नहीं था, वो थर्ड कंट्री में था। वो एक गाड़ियों के कॉन्वॉय से जा रहा था। धीरे धीरे उसकी गाड़ियां चल रही थी। अमेरिकन को पता लगा कौन सी गाड़ी में वो है। एक प्रेडेटर ड्रोन, वो भारत ने भी ऑर्डर करे हैं 31 प्रेडेटर ड्रोन्स, इंडिया ने भी करे हैं ऑर्डर अमेरिका से। अमेरिकन प्रेडेटर ड्रोन ऊपर उड़ रहा था 35-40 हजार फुट। उनको पता लगा कि जनरल कासिम सुलेमानी, जो ईरान का जनरल है, वो इस गाड़ी में बैठा हुआ है। अमेरिका से डायरेक्टली सैटेलाइट को ऑर्डर दिया, सैटेलाइट ने प्रेडेटर ड्रोन को ऑर्डर दिया, वहां से बटन दबा है और एक हेलफायर मिसाइल आई और जनरल कासिम सुलेमानी गुड नाइट। जनरल कासिम सुलेमानी गुड नाइट हुआ, उसकी मौत हो गई। वहां पे लोगों का एक सैलाब उमड़ गया कि साहब हमारे नेशनल हीरो को मार दिया, हमारे नेशनल हीरो को मार दिया। और तब ईरान ने कसम खाई कि सर इसका बदला लेंगे, और इसका बदला उससे लेंगे जिसने हुक्म दिया था। हुक्म किसने दिया था? डोनाल्ड ट्रंप। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, ये भी इन्वेस्टिगेट हो रही है, FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोस्तों, एक और बात आपको बताता हूं जो आपके बिल्कुल करीब है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला था? माइक्रोसॉफ्ट ने यह बोला था, और AI प्लेटफॉर्म्स ने भी यही बात बताई थी कि भारत के 2024 के चुनाव में भयानक और भयंकर दखलंदाजी हुई है। चाइना ने AI का इस्तेमाल करके, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अलग अलग वीडियो डाले, अलग अलग वीडियो। क्योंकि देखिए, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन आती है सोशल मीडिया पे, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। आप कुछ भी बना के डाल सकते हैं और आपको लगेगा, जैसे अगर किसी ने मेरा बना दिया क्लोन AI पे, आपको लगेगा कि मेजर गौरव आर्या ये बात कह रहा है। और अगर आप कई सालों से मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपकी आदत है रोज देखने की, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मेजर साहब ने कुछ तो रिसर्च करी होगी यार, कुछ तो सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, चलो इतना ट्रस्ट है। और उस भरोसे को धोखा देते हुए चाइनीज या फिर पाकिस्तानी AI का इस्तेमाल करके कांड करते हैं। यही काम हुआ था 2024 के इलेक्शन में। 2024 के इलेक्शन में कई सारी चीजें ऐसी बोली गई जो कि बिल्कुल सही नहीं थी, बिल्कुल गलत थी, लेकिन इतनी भारी मात्रा में फैला दिया कि लोगों को लगा हाँ ये तो होने ही वाला है, ये सरकार आएगी तो ये कांड हो गया। फिर ये हुआ था दोस्तों। तो इस तरीके से जो बाहर की ताकतें हैं वो इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं। अब मैं वापस बांग्लादेश जाता हूं। यार, जिस तरीके से भारत और चीन के हर जगह खटपट हो रही है दोस्तों, तो सोचिए सिनेरियो के बारे में। बीच में बांग्लादेश, एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, और दोनों चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे। भारत ये सब हरकतें नहीं करता कि किसी देश में ये करवा दिया, ये करवा दिया, लेकिन चाइना करवाता है। चाइना ने भारत में भी करवाया था। आपको पता है, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का पहला इलेक्शन था, उसकी भी रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने इंटरफेयर करा है US इलेक्शन में। रूस ने भी करा था, वैगनर ग्रुप के थ्रू। याद है प्रिगोजिन, जिसको मरवा दिया था एयर क्रैश में पुतिन ने, उसी प्रिगोजिन ने US के इलेक्शन में भी इंटरफेयर करा था, थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया। तो दोस्तों, देश ऐसा करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मेरा सवाल सिंपल सा है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कोई सिनेरियो है जहां पे हम ये देखें कि चीन बांग्लादेश के अंदर, एक जानते हुए कि एक प्रॉब्लम है, ये जो कोटा वाला मामला है, जानते हुए कि एक प्रॉब्लम है, वहां पे एक फॉल्ट लाइन है समाज में, क्या उसका चीन फायदा उठा रहा है? क्या वो भड़काने की कोशिश कर रहा है? क्या वो ये चाहता है कि शेख हसीना की सरकार गिर जाए? और क्या यही जानते हुए शेख हसीना ने अपनी ट्रिप कट शॉर्ट करी? क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई हेड ऑफ स्टेट वहां पे गया और उसको जानबूझ के मीडिया अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि चाइना इस मामले में बड़ा पर्टिकुलर है। चाइना इज वेरी पर्टिकुलर। हां, यह हो सकता है कि चाइना कम अनाउंस करे, बोल के हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे, चाइना 5 रुपए जेब में डालने वाला एक देश है, यह मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन इतना बड़ा फैसला शेख हसीना का कि ट्रिप कट शॉर्ट करी, यह बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्नब है। ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ठीक है? अगर शेख हसीना की सरकार चली जाती है तो फिर इस्लामिस्ट रेडिकल्स की सरकार बांग्लादेश के अंदर आएगी। यह आपको पता है कहानी कितनी पुरानी है?
ये कहानी है बांग्लादेश बनने से पहले की। जमात इस्लामी के लोग बांग्लादेश में थे उस वक्त, आज भी हैं। और वो जमात इस्लामी के लोग जो थे वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत ईस्ट पाकिस्तान पे बरकरार रहे। उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी मुक्ति बाहिनी ने। वही लोग थे जो पाकिस्तानियों के एजेंट थे बांग्लादेश के अंदर, वही लोग थे जो पाकिस्तानी फोर्सेस को ले गए थे। और वो खुद वहीं के लोकल बंगाली थे, लेकिन वो जमात इस्लामी के थे। वो लोग आपको पता है क्या करते थे? वो ले गए थे पाकिस्तानी फौजों को कि साहब हम आपको बताएंगे आपके खिलाफ कौन बातचीत करता है। ये उस घर में वो जो प्रोफेसर है ना, वो चश्मा पहनता हो प्रोफेसर, उसको मारो। ये काम जमात इस्लामी ने करा था दोस्तों। और आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं बांग्लादेश में अंदर का जो कन्फ्लिक्ट है, ये तो ठीक है, ये रिजर्वेशन की बात हो गई, कोटा की, ये एक अलग मैटर है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे आज। वो तो ट्रिगर है हमारी बातचीत का। असली मैटर बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है दोस्तों आजकल कि एक फ्री थिंकिंग बंगाली सोसाइटी है और एक रेडिकल इस्लामिस्ट बंगाली सोसाइटी है, और आपस में इनकी भिड़ंत हो रही है। कितने लोगों को तो सिर्फ उन्होंने काट दिया, जो ब्लॉगर्स थे। ये बड़ा कॉमन था कुछ समय पहले, अभी थोड़ा सा रुका है ये, कि जिसकी थोड़ी सी विचारधारा अलग किस्म की होती थी उनको मार डालो। तो ये रेडिकल इस्लामिस्ट विचारधारा आएगी अगर शेख हसीना जाती है। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ेगा। क्या चीन ये चाहता है? क्या ये पूरा का पूरा जो ड्रामा हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, क्या ये चाइना स्पॉन्सर्ड है? क्योंकि शेख हसीना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इनॉग्रेशन, जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसमें बुलाया। ठीक है, ही इनवाइटेड हर। उसके बाद शेख हसीना एक बार और भारत आई। उसके बाद शेख हसीना ने बोला प्रधानमंत्री मोदी जी को कि मोदी जी आप बांग्लादेश आइएगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब एक बात सोचिए, क्या चीन को ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ है? क्योंकि चाइना को पता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत पुराने हैं और तब के हैं जब वो ईस्ट पाकिस्तान था। आपको शायद पता हो ना हो, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान, उनकी फैमिली अंडर थ्रेट थी। उनकी फैमिली को बचा के एक इंडियन आर्मी के कर्नल साहब पाकिस्तान की चंगुल से छुड़ा के वापस भारत लेकर आए थे, जहां पे वो लोग सुरक्षित थे। भारत का एक बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश। जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, मुक्ति बाहिनी भारत में बनी थी। मुक्ति बाहिनी को हथियार देना, ट्रेनिंग देना, ये सब भारत के सेना ने काम करा था, रॉ ने काम करा था। ये कोई साजिश नहीं थी दोस्तों, क्योंकि मुक्ति बाहिनी को हथियार देना, हां, ये काम भारत ने करा था। लेकिन वो जज्बा, वो दिल में चोट, वो आंख में आंसू, वो बेइज्जती, वो जिसको कहते हैं ना कि एक हमारे साथ गलत हुआ है, वो वाला एहसास, वो पाकिस्तान ने दिया था, वो भारत ने नहीं दिया था। भारत ने तो हथियार पकड़ा है, भारत ने बोला ठीक है तुम्हें आजादी के लिए लड़ना है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दोस्तों वही ताकतें 1971 वाली अब दोबारा एक्टिव हो रही हैं, और इस बार पीछे खड़ा है चीन। ये छोटा सा एनालिसिस था, क्योंकि इसके बारे में लोग बड़ा सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि मेजर व्हाई डोंट यू टेक दिस अप, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, बांग्लादेश का जो इंटरनल मैटर है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक मैटर है इस पूरे मामले में, जो बांग्लादेश में ये फॉल्ट लाइंस के अंगारे हैं, क्या उसमें आग में घी वाला काम क्या चाइना कर रहा है? दोस्तों ये सोचने वाली बात है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर। पहला सवाल भानु तेज का है। ये कह रहे हैं कि साहब जो वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन है वो आर्टिलरी की लड़ाई निकली। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में लड़ाई होती है, क्या वो इन्फेंट्री की होगी, एयर पावर की होगी, या ऑल द फोर्सेस कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग इन सिनर्जी? ये भानु तेज जी का सवाल है। भानु तेज जी, सबसे पहले तो जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है वो सिर्फ आर्टिलरी की लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो इन्फेंट्री की भी लड़ाई है, वो स्पेशल फोर्सेस की भी लड़ाई है, वो मैक फोर्सेस की, उनकी भी लड़ाई है, ये एयर पावर की भी लड़ाई है, और जो नेवी ब्लॉकेट कर रही है उसकी भी लड़ाई है। कोई लड़ाई कोई भी आम आइसोलेशन में नहीं कर सकता। किसी को अगर गलतफहमी है कि साहब ये लोग अलग से लड़ सकते हैं अपने आप में, तो ऐसा फौज में कोई थ्योरी है ही नहीं, ना कोई सिस्टम है, ना ऐसा रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हुआ है। और अगर भारत की लड़ाई होती है पाकिस्तान या फिर चीन के साथ, तो इट विल बी होल ऑफ द नेशन अप्रोच। इनडायरेक्टली आप भी लड़ेंगे, इनडायरेक्टली मैं भी लड़ूंगा, और जब बाकी लोग लड़ेंगे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर लड़ेगी। दैट इज द इंटायर पॉइंट ऑफ थिएटर कमांड्स। यू सी, दैट इज द इंटायर पॉइंट ऑफ, जब हम कहते हैं कि एक साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ दे विल फाइट अ वॉर, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टुगेदर। No one arm or even one, arm, when I say arm, I mean like arm like an infantry or armored or artillery. ये इंडिविजुअली लड़ रहे हैं। कोई ऐसी लड़ाई हो जिसमें सिर्फ आर्मी बोले कि नहीं आर्मी ही आर्मी लड़ेगी, हमें नेवी और एयरफोर्स की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरीबडी फाइट्स टुगेदर।
जब कारगिल की भी लड़ाई हो रही थी, अब आप बोलेंगे साहब कारगिल तो पहाड़ है, वहां पे नेवी कहां पे पहुंच गई? नेवी प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल रोल इन 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बारे में किसी और दिन बात बताऊंगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, बट नेवी पूरी डिप्लॉयड थी एंड दैट वाज अ ह्यूज प्रेशर ऑन पाकिस्तान ऑल्सो। दूसरा सवाल है सुजल शॉ। ये 3 घंटे डोनाल्ड ट्रंप के अटैक के बाद चाइना में टी शर्ट छप गई और बहुत बड़ी क्वांटिटीज में वो बिक भी गई। क्या आपको लगता है कि चीन का कुछ हाथ हो सकता है इस अटैक के पीछे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक। चाइनीज आर जस्ट मोर एफिशिएंट एट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैंने कुछ काम बहुत पहले, आज से करीब 10 साल पहले मैं चाइना गया था। इवन देन आई सॉ दे वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ, वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू की मीटिंग बकवास में। चाइनीज आर वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन। वो दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, दे कैन नॉट इन्वेंट न्यू थिंग्स। ये चाइनीज के बस का नहीं है कि नई चीज सोच ले या नई चीज का कोई इजाद कर ले, इन्वेंट कर ले, लेकिन हाँ चाइनीज एग्जीक्यूशन में दे आर वेरी वेरी गुड। इसमें क्या यार, आपको इमेज मिली, आपने डिजिटल खाका बनाया, टी शर्ट के ऊपर छापा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उनको लगा, इनफैक्ट वो जो चाइनीज कंपनी जिसने करा, आपको उसको कमेंट करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि कितनी जल्दी वो लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि चाइना का हाथ है, चाइना का हाथ कैसे हो सकता है यार? टी शर्ट बेचने के लिए वो कह रहे हैं ट्रंप को मार दो? नहीं, दिस इज वेरी वेरी फार फेच्ड। आदित्य शंडिलिया कह रहे हैं कि ये सरकार क्यों फेल हो रही है, ये कोई प्रेशर है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से, ये व्हाट आर दे वेटिंग फॉर स्ट्राइक इनसाइड द कंट्री? ये मुझे नहीं पता आदित्य जी, आप किस मामले में कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई और क्या इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर है? आप क्या ये कह रहे हैं कि जो जम्मू एरिया में अटैक्स हो रहे हैं उसके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर आप, मुझे आई एम सॉरी नहीं पता, पर अगर ये कह रहे हैं तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कि इस मामले में कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब वो एक्शन कब लेगी सरकार, कैसे लेगी, ये सरकार आपको और मुझे बता के तो लेगी नहीं। अचानक एक दिन पता लग जाएगा, आर्मी अनाउंस कर देगी कि हमने ठोक दिया जाके, तो वील जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। गौरव माथुर जी कहते हैं कि जब मोदी जी आए तब बोले थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आज ये इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है, कब तक जवान ऐसे ही वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे? ठीक है, तो आई एग्री विथ यू। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि चाहे जम्मू में ये सब जो हो रहा है ये ना भी होता तब भी पाकिस्तान को ठोकना है। जब तक आप ठोकते रहोगे पाकिस्तान एकदम बिल्कुल स्वीट एंड स्माइलिंग रहेगा। जहां पे आपने एक्सीलेटर से पैर हटाया, पाकिस्तान आपको काटने को दौड़ेगा। एनीवे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।